दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया में लगभग जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड एग्जाम हो, लगभग सभी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। और अभी आप में से कई स्टूडेंट जिन्होंने 10th या 12th का एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट आने के बाद उनके या तो परसेंटेज कम होंगे या फेल हो गए होंगे, या किसी कारणवश जो जेई के स्टूडेंट है स्पेशली, उन्होंने जेई की तो बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में 12th बोर्ड में अगर उनके 75% से कम है, जो कि जेई का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको पिछली बोर्ड क्लास में जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एक एनआईओएस बोर्ड के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों पूरा एनआईओएस के बारे में डिटेल जानकारी जानने वाले हैं कि एनआईओएस बोर्ड क्या होता है, एनआईओएस बोर्ड के थ्रू हम किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, या 75% के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो कैसे अपना साल बचा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्पेशली जेई स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने जेई का सपना देखा था लेकिन 12th में किसी कारणवश 75% से कम बने, तो उनके लिए बहुत काम की वीडियो है। पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग एनआईओएस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उस पूरी वीडियो में एनआईओएस का हम ये जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है एनआईओएस में एडमिशन के लिए, एडमिशन सेशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं इसके, वो सारी बातें जानेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है ये भी जानने वाले हैं, और साथ में ही एडमिशन कितने टाइप्स के होते हैं एनआईओएस बोर्ड में ये बात जानेंगे, और उसके बाद एडमिशन की फीस क्या है। तो पूरा प्रोसेस हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, या आप 10th या 12th स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड की बजाय एनआईओएस से अगर फ्रेश स्टूडेंट है, आप करना चाहते हैं, और साथ ही जो स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं और 75% से कम बने हैं, इन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अब जानते हैं हम लोग आगे कि दोस्तों एनआईओएस बोर्ड पहले तो होता क्या है। एनआईओएस बोर्ड की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। जिस प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ओपन, इसी प्रकार से एक ये हमारे पास ओपन स्कूल बोर्ड भी है। इस ओपन स्कूल बोर्ड का जेई में मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट से वैलिड है, इसलिए आप यहाँ से जो भी आप बोर्ड के मार्कशीट लेंगे उसमें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, बिल्कुल ये ऑथेंटिक है। ठीक है। इसके साथ ही एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन जो होता है ना दोस्तों, वो 100% ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो एनआईओएस बोर्ड का आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अपने आप भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कहीं भटकने की या कहीं परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर 100% ऑनलाइन है एडमिशन, तब इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों एनआईओएस बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nios.ac.in। साथ ही एडमिशन लेने के लिए जो आपके पास है वो है sdmis.nios.ac.in, और रिजल्ट देखने के लिए result.nios.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम लोग जो इस क्लास में पूरा बात करने वाले हैं वो दो क्लासेस है, एक तो सेकेंडरी माने 10th क्लास, और एक है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास। 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है कि एज क्राइटेरिया क्या है। अगर हम एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया क्या है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम आपका एज होना चाहिए 14 साल, और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी जरूरी है। साथ ही अगर आप 8th या 9th पास हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 10th क्लास पास है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए, 10th क्लास पास होने के बाद भी आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए।
और अगर आप 10th फेल हैं तो भी, और अगर मान लीजिए आप फ्रेश स्टूडेंट हैं जिनको पहली बार 10th में एडमिशन लेना है, तो वो 8th या 9th पास होना जरूरी है। तो ये तो हो गया सारी इन्फॉर्मेशन 10th के बारे में। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि 12th के स्टूडेंट के लिए मिनिमम एज तो 15 ईयर है, साथ में क्लास 10th आपको पास होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और अगर 12th फेल है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, 12th पास है तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे के बारे में जानते हैं कि अब आगे क्या है। कि सर आगे हमारे को बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए कि इसमें एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मान लीजिए आप फेल हुए हैं ना 10th या 8th 9th या 10th या 12th में, तो आपको फेल हुई मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके साथ साथ सेकंड, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 8th की मार्कशीट, अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8th की मार्कशीट आपको उसका एक स्कैन मार्कशीट चाहिए। और 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यह है कि आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको साइन करके अपलोड करना है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड है, एनरोलमेंट स्लिप है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, और भी जो गवर्नमेंट से इश्यूज आइडेंटिटी कार्ड है वो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद से वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड प्रूफ चाहिए। उसके लिए अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 8th की मार्कशीट हो सकती है, आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है ना। और अगर 12th के स्टूडेंट है तो आपको 10th की मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम आ जाएगी। और अगर बात करें हम तो अगले डॉक्यूमेंट की, तो वो है वैलिड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, इसमें अपलोड करना पड़ेगा। वो आपके पास, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो वो आपके लिए जो वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का वोटर ID कार्ड, और डिफरेंट जो हमारे पास प्रूफ होते हैं वो सारे। तो आपको ये एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है एडमिशन के टाइम पे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़े कि सर एडमिशन सेशन क्या होता है। तो एडमिशन सेशन अगर वैसे बात किया जाए तो NIOS में, मेरे दोस्त NIOS में जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो ये है कि 24/7 एंड 365 डेज कंप्लीटली पूरे साल एडमिशन NIOS बोर्ड में होता है। किसी भी दिन, इवन संडे को भी एडमिशन बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 100% ऑनलाइन है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी इस पूरे एडमिशन सेशन को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। जो पहला ब्लॉक है ना हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक, तो दोस्तों फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो एडमिशन स्टार्ट होता है वो 16 मार्च से 31 जुलाई तक चलता है। पहला एडमिशन का फर्स्ट ब्लॉक के अंदर फर्स्ट डेट होती है 16 मार्च से 31 जुलाई तक, और ये नो लेट फीस के अंदर, माने इसके अंदर आपको लेट फीस देना नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक के अंदर कि आपको ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स के इंप्रूवमेंट करना है, जिनके कम मार्क्स आए हैं, उन सभी के लिए 31 जुलाई तक का अभी टाइम है। आप नो लेट फीस के अंदर एडमिशन NIOS में ले सकते हैं। और अगर आप इसके बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एडमिशन लेते हैं तो उसका आपको 200 रुपये लेट फीस के रूप में देना पड़ेगा। और 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपको 400 रुपये लेट फीस के रूप में देना पड़ेगा।
1 सितंबर से 15 सितंबर तक के बीच में 700 रुपये देना पड़ेगा। यह हमारा फर्स्ट ब्लॉक है और फर्स्ट ब्लॉक के अंदर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो एग्जाम होता है वो अप्रैल मई में होता है। अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर माने 2025 में आपका एग्जाम होगा जो स्टूडेंट इस फर्स्ट ब्लॉक में एडमिशन लेते हैं। तो मुझे लगता है फर्स्ट ब्लॉक की बात आपको समझ में आ गई और आपके लिए सबसे बेस्ट यही टाइम है कि सर फर्स्ट ब्लॉक में हम एडमिशन ले सकते हैं 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच, नो लेट फीस के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं सेकंड ब्लॉक कि सर ब्लॉक 2 में क्या होगा। तो दोस्तों ब्लॉक 2 में जो डेट होगा, क्योंकि 15 सितंबर तक तो ब्लॉक 1 में एडमिशन हो रहा था, तो 16 सितंबर से 31 जनवरी तक 16 सितंबर से 31 जनवरी तक आप सेकंड ब्लॉक में 9 लेट फीस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 200 रुपये लेट फीस। अब यहाँ पे 28 की जगह 15 फरवरी होगा, 15 फरवरी, और 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में 400 रुपये लेट फीस। साथ ही 1 मार्च से 15 मार्च तक 700 रुपये लेट फीस के साथ आप ब्लॉक 2 में एडमिशन ले सकते हैं। और ब्लॉक 2 का जो एग्जाम है वो अक्टूबर या नवंबर में इनका एग्जाम होता है। तो मुझे लगता है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 माने एडमिशन सेशन आपको पूरा अच्छे से बात समझ में आ गई कि आपको कब एडमिशन लेना बेस्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के अंदर हम आ चुके हैं। बहुत ध्यान से समझना कि सर आप बताइए अब कि टाइप्स ऑफ एडमिशन ये क्या है, कितने तरह का एडमिशन होता है एनआईओएस बोर्ड में। और यही एनआईओएस बोर्ड की सबसे खास बात है कि एनआईओएस बोर्ड में टाइप्स ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों एनआईओएस बोर्ड में आपको जानकारी के लिए बताऊं, टोटल 4 तरह के एडमिशन होते हैं, 4 टाइप्स के एडमिशन होते हैं, जिसमें सबसे इसको 4 टाइप के एडमिशन को स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, 4 स्ट्रीम में डिवाइड किया है। पहला स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम 1 फॉर फ्रेश लर्नर, वो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं। स्ट्रीम 1 में जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, फ्रेश का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी स्टूडेंट ने 10th या 12th में एडमिशन लिया लेकिन वो 10th या 12th कभी भी पढ़ा नहीं है, पहली बार 10th या 12th में एडमिशन ले रहा है, वो सारे स्टूडेंट कहलाते हैं फ्रेश लर्नर। तो जो फ्रेश लर्नर होंगे वो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हैं। अब आते हैं स्ट्रीम 2 की, सर स्ट्रीम 2 में क्या होगा। तो दोस्तों स्ट्रीम 2 में फॉर लर्नर्स फेल्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, तो जो स्टूडेंट किसी बोर्ड में फेल हो चुके हैं वो सारे स्टूडेंट, या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो सारे स्टूडेंट स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेंगे। ध्यान रहे ये बात कि स्ट्रीम 1 में 1 का स्टूडेंट स्ट्रीम 2 में वैलिड नहीं होता है, इसीलिए हमने इस बात को नोट डाल के यहाँ पे समझा दिया कि नो एडमिशन फॉर फ्रेश लर्नर इन स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 में फ्रेश लर्नर को कोई एडमिशन नहीं ले सकता है, उसके लिए वही स्टूडेंट लेगा जो किसी बोर्ड या किसी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो चुका है, वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, वो सारे स्टूडेंट हमारे स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ इधर, सो द लर्नर हु बाय चांस और एनी अदर मीन्स आर नॉट able to clear their 10th 12th exam any recognized board school but want to clear after appearing the public exam in NIOS, they should take admission in the stream 2 to save their precious academic year। अगर वो अपना एकेडमिक ईयर बचाना चाहता है तो स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकता है। अब सबसे इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, उस तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रीम 3 और 4 जो कि सबसे ज्यादा काम की है। तो दोस्तों स्ट्रीम 3 और 4 को बताने से पहले मैं आपको एक टीओसी स्कीम के बारे में बताता हूं। टीओसी जो कि सबसे खास बात है इस पूरे सेशन की, जो एनआईओएस बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स कैन बी ऑप्टेड एनी टू पास्ट सब्जेक्ट अंडर द टीओसी स्कीम। मतलब कोई स्टूडेंट, अगर मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है
और वो सीबीएसई के स्टूडेंट ने किसी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और 5 सब्जेक्ट में से मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, और उसके साथ साथ उसका आईपी और एक लैंग्वेज इंग्लिश मान लिया सब्जेक्ट है। किसी कारण से अगर उस स्टूडेंट के मान लेते हैं, सपोज कर लिया कि हमने इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए, इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए या फेल हो गया, और उसकी वजह से उसके कम परसेंटेज बन रहे, या जो जेई का स्टूडेंट है जिसको पीसीएम में 75% बनाना इंपॉर्टेंट है और किसी कारण से उसके मैथ्स में मार्क्स कम है, तो वो स्टूडेंट स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेगा। और सबसे काम की है दोनों स्ट्रीम, स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 3, और दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा। स्ट्रीम 3 के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट की, और स्ट्रीम 4 में 12th क्लास के स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। बहुत ध्यान से समझना। तो जो टीओसी स्कीम है, वो टीओसी स्कीम ये कहता है कि आपको पूरे सब्जेक्ट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उस स्टूडेंट की फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर है, तो टीओसी स्कीम के अंतर्गत वो स्टूडेंट अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर एडमिशन लेते समय एज इट इज यहां से एनआईओएस बोर्ड में कैरी फॉरवर्ड कर लिए जाते हैं। मतलब उसको इन 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट के ही एग्जाम देने होंगे। क्यों? क्योंकि एनआईओएस बोर्ड में भी आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो एग्जाम के लिए देने ही पड़ते हैं, जिसमें से एक तो होता है एक आपके पास लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज, और 4 आपका एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं 4, तो आपको 5 सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ते हैं। तो 2 सब्जेक्ट अगर आपने टीओसी स्कीम से लिया तो बचे हुए 3 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है टीओसी स्कीम आपको समझ में आई। अब मैं स्ट्रीम 3 और 4 के बारे में डिटेल बताता हूं। जो इस वीडियो की सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो स्टूडेंट 12th के हैं और उनके बोर्ड में 75% से कम बने हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, उन सबको बहुत ध्यान से आप सुनना है। स्ट्रीम 3 10th के स्टूडेंट के लिए है और स्ट्रीम 4 12th के स्टूडेंट के लिए। दोनों में सेम कंडीशन, सेम सारी चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं इन सारी बातों को एकदम एक एक चीजें करके समझाता हूं। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में जो आपको एक टॉपिक दिख रहा है ना लिखा हुआ, ऑन डिमांड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th, ऑन डिमांड एग्जाम फॉर क्लास 12th। अब समझिए इस बात को, जैसे अब इसको एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है 12th क्लास में पढ़ता है, मान लेते हैं कि 12th क्लास का कोई स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड में उसने एग्जाम दिया, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम दिया, और 12th क्लास के स्टूडेंट के सब्जेक्ट थे वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 5 में से 3 सब्जेक्ट तो ये थे, और 1-2 सब्जेक्ट उसके मान लीजिए आईपी या इंग्लिश है या फिजिकल है, कोई भी, ये 5 सब्जेक्ट उसने लिए। अब दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए कि उसके किसी कारणवश 12th में 75% से कम बन गए, 75% से कम बने, और उस 75% से कम बनने में पीसीए में से किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आया, एक सब्जेक्ट में कम आया। जैसे मान लीजिए मैथ्स में उसके कम नंबर आ गए, मैथ्स में कम नंबर आए, कम मार्क्स आए, तो मेरे दोस्त उस स्टूडेंट्स को, जो मैंने आपको ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में बताया था कि जो पहला ब्लॉक का एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल मई में, और नेक्स्ट ब्लॉक का एग्जाम होता है अक्टूबर नवंबर में, तो उन स्टूडेंट्स को अप्रैल मई या अक्टूबर नवंबर का वेट नहीं करना होता है। वो स्टूडेंट इस बहुत बेहतरीन बात का यूज कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम, जो कि एक स्कीम है, बहुत शानदार स्कीम है, इसका यूज करके वो पूरे साल भर एग्जाम देने से बच जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जब ऑन डिमांड एग्जाम की बात होगी तो वो स्टूडेंट किसी भी दो सब्जेक्ट को जिसमें उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी को टीओसी स्कीम के अंतर्गत टीओसी स्कीम के अंतर्गत टीओसी स्कीम के अंतर्गत टीओसी स्कीम के अंतर्गत वो स्टूडेंट एडमिशन लेकर के
अपने वो 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर को एज इट इज एनआईओएस बोर्ड में क्रेडिट कर लेगा और बचे हुए रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देकर वो उसी टाइम में 1 या 2 महीने में एग्जाम देकर क्लियर कर सकता है। तो ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज योर एग्जाम सेंटर, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। चूज योर एग्जाम डेट, आप अपने अनुसार अपनी एग्जाम डेट चूज कर सकते हैं। चूज योर सब्जेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपको पूरा साल भर वेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो टीओसी के अंतर्गत और ऑन डिमांड एग्जाम्स के अंतर्गत आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर दिया है उसको चुनिए, अपने अकॉर्डिंग डेट चुनिए और आप जाइए एग्जाम देके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए। तो आपको पूरे साल भर वेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट जिनके 75% से कम है वो सभी स्टूडेंट के लिए ये ऑन डिमांड एग्जाम माने स्ट्रीम 4 जो है ना सबसे ज्यादा काम का है, जो 12th के स्टूडेंट हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लें तो स्ट्रीम 4 आपके लिए सबसे काम का है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 की बात अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर हमारे लिए सबसे काम का स्ट्रीम 4 ही है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जाते हैं एडमिशन की फीस क्या है। तो इस एडमिशन की फीस अगर हम स्ट्रीम 2, 3, 4 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज होता है, क्योंकि आप टीओसी के अंतर्गत स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट के तो नंबर ले लेते हैं, बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम फीस भरनी होती है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स के स्ट्रीम 2 के अंतर्गत तो आपको 480 रुपये पर सब्जेक्ट फीस होता है और सब में 480 ही है, चाहे वो आप 10th के हैं और ऑन डिमांड एग्जाम के स्टूडेंट हैं यानी स्ट्रीम 3 के, और सीनियर सेकेंडरी माने 12th के हैं यानी ऑन डिमांड एग्जाम और स्ट्रीम 4 के हैं, तो सबके जो पर सब्जेक्ट चार्ज है वो सबके 480 रुपये है। इसी प्रकार से एग्जाम की फीस अगर बात की जाए तो एग्जाम की फीस अगर आपके थ्योरी एग्जाम है केवल तो 250 रुपये, और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल मीन्स जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का है ना, ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल के आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। और ये 250 रुपये भी सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम फीस है, पर सब्जेक्ट का है। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम फीस है। और आप अगर मान लीजिए इसकी अंडर स्ट्रीम 3 के स्टूडेंट हैं तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट, और वही थ्योरी के एडिशनल आपको 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। 12th के स्टूडेंट है जो स्ट्रीम 4 वाले लोग हैं वो ध्यान से सुने, उनको 500 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी की एग्जाम फीस देनी होगी, साथ में एडिशनल अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपको इसके भी देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको जो टीओसी के अंतर्गत आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे आप 2 सब्जेक्ट को टीओसी के अंदर आपने क्रेडिट किया तो उसको भी एडमिशन लेते समय आपको टीओसी वहां दर्शाना होगा और उसकी भी आपको फीस देनी पड़ेगी। 180 रुपये पर सब्जेक्ट है स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट के लिए, 200 रुपये पर सब्जेक्ट है स्ट्रीम 3 के लिए, और स्ट्रीम 4 जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है वो दोस्तों 200 रुपये पर सब्जेक्ट टीओसी का। तो मतलब 2 सब्जेक्ट का आप क्रेडिट करते हैं तो 400 रुपये, बहुत कम फीस है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। इसके साथ ही अगर आप एडिशनल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो उस एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर पर सब्जेक्ट 720 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो आपके 12th या 10th में सब्जेक्ट नहीं थे उनके अलावा, मतलब 5 सब्जेक्ट के अलावा मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैं एक ये बात आपको और बता दूं कि आप मिनिमम सब्जेक्ट जो है ना, मिनिमम सब्जेक्ट जो एनआईओएस बोर्ड में है वो दोस्तों है 5, और मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हैं वो है एनआईओएस में 7 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो ये 5 के अलावा जब आप सब्जेक्ट बढ़ाएंगे ना एडिशनल सब्जेक्ट, तो उसको 720 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। अब वो कौन एडिशनल सब्जेक्ट लेगा, कोई नहीं लेता है, आपको बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट में ही उलझे रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। तो दोस्तों एक तो मैं आपको सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊं, NIOS बोर्ड में जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको आपका जो एडमिशन है ना, वो एडमिशन वैलिड होता है पूरे 5 साल के लिए। 5 ईयर्स तक आपका ये वैलिड होता है, एक बार एग्जाम, एक बार एडमिशन लेने पर, और एक बार ही आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है। उसके बाद आपको 5 साल में टोटल 9 बार आपको एग्जाम देने को मिलता है। 9 टाइम्स, 9 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऐसा 9 बार क्यों सर? 9 बार इसलिए क्योंकि NIOS बोर्ड जो है ना, वो एक साल में 2 बार एग्जाम करवाता है। 2 बार एक साल में एग्जाम करवाता है। तो अब आप कहोगे ऐसे तो सर 5 साल में 10 होना चाहिए, तो मेरे दोस्त 10 नहीं होगा, क्योंकि पहले साल में आपको एक बार ही एग्जाम देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ब्लॉक में एडमिशन लिया, तो आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में होगा। लेकिन अगर आपने उसके बाद जो आप एग्जाम देंगे वो हर साल में आप 2 बार दे सकते हैं। तो 4 साल में 8 बार और एक 9 बार, तो 9 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एडमिशन की वैलिड है कि 5 साल में आप सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब इसमें खास क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों फीस इज एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन NIOS। फीस हमेशा NIOS बोर्ड में ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है, ऑफलाइन नहीं लिया जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के झांसे में ना पड़े कि आप किसी को ऑफलाइन फीस पे करके और आप घूमते फिरे आप और आपका एडमिशन भी ना हो, तो इस चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, एडमिशन फीस इज पेड ओनली वंस एंड इट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। जो कि मैंने आपको बताया कि आप एडमिशन फीस केवल एक बार ही पे करते हैं। एग्जाम फीस आपको बार बार पे करनी पड़ती है जितनी बार आप एग्जाम देते हैं, लेकिन एडमिशन फीस एक बार ही आपको देना पड़ता है और 5 साल के लिए वैलिड होता है। एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट इज टू बी पेड एवरी टाइम्स वेयर व्हेन यू वांट टू अपीयर इन द एग्जाम। अगर आप जब जब एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, एग्जाम फीस आपकी तब तब लगेगी। और अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लर्नर्स अप्लाइंग फॉर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस बट नॉट स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द क्लास 12 कैन आल्सो रजिस्टर इन ऑन डिमांड एग्जाम्स स्ट्रीम 4 टू पास फिजिक्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स। इस पूरी बात का मतलब क्या है दोस्तों? एक बहुत शानदार एग्जाम होता है कॉमर्शियल पायलट का। अगर आप अपने जीवन में कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, जिसकी की बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो आपको पता भी होगा कि उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको होना ही चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th किया है और उसके 12th कंप्लीट करने के बाद उसके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, तो वो पहली बात तो कॉमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वो कॉमर्शियल पायलट बनना चाहता है तो दोस्तों NIOS बोर्ड में एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो ऑन डिमांड एग्जाम, मतलब स्ट्रीम 4 में अगर उसके 12th में सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ्स नहीं थे, तब भी वो NIOS बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जाम यानी स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेके फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के अच्छे नंबर ला के पायलट एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कॉमर्शियल पायलट का पूरा एग्जाम्स का क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको किसी और वीडियो में पूरा डिटेल से इसकी भी जानकारी दूंगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात जो NIOS बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल का नाम है साहनी मैथमेटिक्स। इस तरह की तमाम वीडियोस के साथ साथ, इस तरह की तमाम जानकारी के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट 11th 12th की मैथ्स यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार के नोट्स या PDF को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर से मैं आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।